जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया बच्चा, आप लोग कहते भैया फिजिक्स पढ़ाओ क्लास 9th की। तो आज अपन क्या कर लेकर आए, विषय विज्ञान है, कक्षा 9th का है। और बहुत एक का जो गति जो चैप्टर है वो 8वां दिया है किताब में। तो मोशन को अपन पढ़ने वाले हैं, गति को। ठीक है, तो मैं बुक से पढ़ूंगा। आपकी में जो भी बुक चल रही है बच्चा, देखो है, आप जिस भी बुक से पढ़ोगे गति तो गति होती है। ठीक है, वो आप किसी भी बुक से पढ़ोगे, किसी में पढ़ोगे, थोड़ा डेफिनेशन अगर थोड़ा ऊपर नीचे रहते, उदाहरण थोड़े ऊपर नीचे रहते, उनको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपको समझने का प्रयास करना है। तो गति की बात कर ले, सबसे पहले किसकी बात कर दी, गति की बात कर ली। तो आपको गति बहुत सिंपल, गति आपको नाम से ही समझ में आ रहा है गति, कि गति हो रही है कुछ, हर यानी जो भी हमें इस दुनिया में, यानी इस पूरी दुनिया में कोई वस्तु हो तो अपने आप में क्या है, वो गति करती है। अपने आप में क्या करती है, गति। कण कण में क्या है, गति है। कण कण में क्या है, गति। हर कोई चीज़ क्या करती है, गति करती है। क्या करती है, गति करती है। मार्कर मेरे साथ गति कर रहा है, देखो जब मैं लिखता हूँ तो ये भी गति करता है ना। तो अपने आप में सब में क्या रहती है, गति रहती है बच्चा। क्या रहती है, गति रहती है। ऐसे जो मार्कर इस बुक पर रखा है तो भी ये ब्राह्म अवस्था में, किस अवस्था में, ब्राह्म। मैंने इसको उठाया और फिर बोर्ड पर रगड़ना स्टार्ट कर दिया, इसने भी गति क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। तो समझ रहे हो ना कि जब तक, ठीक है। तो अब समझ हम प्रातः काल जैसे सुबह होती है, हम देखते हैं कि रात्रि के चारों ओर अनेक वस्तुओं को देखते हैं हम। जब तुमने देखा हो सुबह हुई होगी, आप अपने घर सुबह हुई घर पर निकले, घूमने जाते हो, टहलने जाते हो, तो अपने चारों ओर तुम एक हर प्रकार की वस्तुएं देखते हो, घर देखते हो, पेड़ पौधे देखते हो, कोई भी चीज़ गंदगी कहीं पड़ी हो। गंदगी का मतलब ये है कि जैसे गांव में कहते हैं घूरा वगैरह के, यहाँ पर कचरा डाला जाता है। आप खेलने कूदने जाते हो, ग्राउंड वगैरह देखते हो, सड़क पर निकलते हो, मोटरसाइकिलें, बसें, तो हर चीज़ देखते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं। ठीक है, जैसे घर के सामने खड़ा पेड़, वही बिजली का खंभा, मैंने आपको बता दिया। बेंच ब्राह्मावस्था में दिखाई देती है। नहीं, जो बेंच रखी है, मतलब ये मार्कर है, तो ये अभी कैसे अवस्था है, ब्राह्मावस्था। ब्राह्मावस्था का मतलब होता है आराम। ऐसे ब्राह्मावस्था, विराम अवस्था। तो देखो अभी ये अलग अलग हैं, ब्राह्म और अवस्था। तो इसको मैं तोड़ के बनाया। ब्राह्म मतलब क्या होता है, आराम। ब्राह्म मतलब क्या होता है, अच्छा आराम। आराम करने की अवस्था नहीं जानते, जैसे आप किस अवस्था में हो, आप कहते शिशु अवस्था में, कहते नहीं शिशु अवस्था में, पूर्ण अवस्था, ऐसी अवस्थाएं चलती हैं। आपने जी अपन पढ़ेंगे किसमें, खेल कूद में, जो भी आपका विषय होगा, नैतिक शिक्षा जैसे उसमें वगैरह पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ब्राह्म अवस्था मतलब आराम करने की अवस्था है। इसमें वस्तु आराम करती है, सोती रहती है। जैसे ये बोट है, भी टंगा है, बड़ी सो रहा है, जिसके उसको बाहें बलने लगे। ठीक है, तो ये कि ये सब वस्तुएं क्या रहती, मोटर गाड़ी, उड़ते हुए पक्षी, जो बेंच, सब क्या में रहती, ब्राह्म अवस्था में दिखाई देती। जबकि हमने देखा गतिमान वस्तुएं कौन कौन सी, जैसे कि मोटरसाइकिल भाग रही है, एरोप्लेन, पक्षी उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। हम लोग तैरते हैं पानी में, जाके पानी वाला डांस करते हैं, मछलियाँ। ठीक है, तो ये सब हमें क्या किस प्रकार दिखाई देती हैं, गतिमान दिखाई देती हैं। आपने मछली को भी एक जगह रुका देखा, नहीं देखा ना, वो हमेशा गति करी रहती है। अब आप कहोगे एरोप्लेन भैया हम आसमान ही पे जाके रोक देंगे। अबे तुम उसे आसमान पे रोकोगे तो क्या रुक सकता है आसमान पे, नहीं, या तो चलेगा ना तो नीचे धड़ाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब गति मारे थे। हमारे चारों ओर विश्व गति से परिपूर्ण। हमने पहले बता दिया कि जो भी अपने चारों ओर है वो किसी न किसी प्रकार से गति कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सूक्ष्म वस्तुएं, देखो जो ग्रह भी हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो ग्रह भी क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। उपग्रह भी गति कर रहे हैं, तारे भी गति करते हैं। यानी इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो गति करती है। आकाश गंगा भी गतिमान। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, जब किसी वस्तु की स्थिति, ऐसे कोई वस्तु है, तो जब कोई वस्तु की स्थिति, जब कोई वस्तु है, मान लो जब कोई वस्तु है तो उसकी स्थिति क्या है, जब कोई वस्तु की स्थिति निश्चित, जब किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु के सापेक्ष, निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित ना हो, समय के साथ परिवर्तित ना हो। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि जब कोई वस्तु है, एक उसकी निश्चित स्थिति की बिंदु, किसी बिंदु के साथ, मान लो इधर इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, तो एक समय लगेगा जाने में, लगेगा नहीं लगेगा। अब टाइम तो इसे 2 घंटे लग रहे हैं,
टाइम तो 2 घंटे लग रहे हैं, लेकिन ये कुर्सी यहीं रखी है, इधर से चली नहीं रही है। समझने का प्रयास करना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के सापेक्ष मानते हैं हम, तो सापेक्ष समय लिया हमने, समय मान लिया, 2 घंटे लग गए। वो ये कुर्सी यहीं पर रखी, 10 बजे भी यहीं थी और 12 बजे भी यहीं थी। तो हमने इससे क्या समझा कि क्या कर रही है, बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित ना हो। तो समझ लो वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किस अवस्था में आप सबको, वो किस अवस्था में, विराम अवस्था में। किसमें, विराम अवस्था में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये किस में रहती है बच्चा, विराम अवस्था में रहती है। और अगर जब कोई वस्तु, जब कोई, जी बिल्कुल डेफिनेशन पूरी सेम रहेगी। इसमें क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु जब किसी वस्तु की स्थिति निश्चित बिंदु के साथ समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। इसमें क्या था, ना हो, और इसमें क्या हो, परिवर्तित हो जाए, तो समझ लो वो किस अवस्था में, गतिमान अवस्था में। किसमें है बच्चा, गतिमान अवस्था। जब किसी वस्तु स्थिति निश्चित संदर्भ के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है वह गतिमान। हमें पता है समय के साथ चलेगी तो क्या गतिमान होगी, तभी तो समय के साथ चलेगी। मान लो 2 घंटा में इधर थी, 10 बजे इधर थी और 2 बजे देखा तो इधर आ गई, तो उसने कुछ गति की कि नहीं की, अपनी जगह से दूसरी जगह गई कि नहीं गई। तो यही होती है बच्चा गतिमान। तो आपको समझ में आ गया कि विराम अवस्था में कौन सी वस्तुएं रहती हैं, गतिमान में कौन सी वस्तुएं रहती हैं। जो गति करती हैं वो गतिमान। अब अपने आसपास देख लीजिए, पंखा है, कुर्सी है, टेबल है, मेज है, दीवार है, घर कभी इधर से उधर भागता है, आपने कहा नहीं भागता, तो विराम अवस्था में। साइकिल इधर से उधर ले जा सकते हैं, अपने आप नहीं जाएगी, ले जाएगा ना उसे कोई, ठीक है, हाँ ठीक है, तो गति करके पहुंच जाएगी। अब घर को थोड़ी ले जाऊंगा, घर को उठा के ले जाऊंगा, तो घर को उठा के नहीं ले जा सकते तुम, ठीक है। अब बात कर ले सामान, हम किसी, बस इसका यही बच्चा यही है, तो वस्तु की विराम अवस्था का, गति अवस्था का। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, आपको विरामावस्था समझ में आ गई। अब गति के वर्णन की बात कर लेते। अब किसकी बात कर लेते बच्चा, गति के वर्णन की, कि गति के वर्णन की। तो गति के वर्णन की बात अपन क्या करते हैं, गति के वर्णन मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन। तो किसी वस्तु की गति का वर्णन के लिए हमें समय के सापेक्ष उसकी स्थिति ज्ञात होना आवश्यक है। अगर हम किसी भी वस्तु की गति का वर्णन करना चाहते हैं तो हमें उसका समय मतलब उसका टाइम भी हमें पता होना चाहिए, तो उसकी स्थिति भी ज्ञात होना चाहिए, वो किस स्थिति में। अगर हमें टाइम पता है और उसकी स्थिति पता नहीं कि विराम अवस्था में कि गतिमान अवस्था में, तो हमें वस्तु के स्थिति परिवर्तन को ज्ञात कर हम वस्तुओं को विस्थापन, जब उसको समय के साथ वो क्या करेगी, बदलेगी, तभी तो हम उसे गतिमान समझेंगे, उसका गति वेग निकाल सकते हैं समय के साथ। तो वस्तु के विस्थापन और वेग आदि को ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, हमें कुछ निर्देशन की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ऐसे निर्देशन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मतलब कोई भी दिशा निर्देश है तो एक बिंदु की आवश्यकता होती है, इस बिंदु से इस बिंदु तक गई, फिर इधर से फिर इधर को मुड़ गई, फिर इधर को मुड़ के फिर इधर को मुड़ के फिर यहाँ पे गई। तो एक कुछ बिंदुओं की हमें क्या पड़ती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम इसे समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, निर्देश बिंदु, निश्चित बिंदु, जिसके साथ किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन का अध्ययन किया, जिसके जैसे कि ये 4 दिशाएं, 4 बिंदु हमारे हैं। ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो ये 4 दिशाएं से हम ज्ञात कर लेंगे कि वस्तु किस दिशा में जा रही, पूरब में भाग रही है, इधर भाग रही, किधर भाग रही, किधर, तो हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। और बात रही अब घर, मान लो मेरा घर है, इस बिंदु इधर है, तो मेरा है घर जे, इस बिंदु से यहाँ तक क्या है मेरा स्कूल, क्या है स्कूल। इसके बीच की दूरी कितनी, 3 किलोमीटर। कितनी बच्चा, 3 किलोमीटर। तो घर से मेरे स्कूल की दूरी कितनी बच्चा, 3 किलोमीटर। तो हमें कुछ बिंदुओं की आवश्यकता होती है कि इस बिंदु से लेकर उस बिंदु तक, कहते नहीं कि इस रेखा, इस बिंदु से उस बिंदु तक मेरी जमीन, उधर से तुम्हारी जमीन, तो एक रेखा खींच देते हैं वहाँ पर। तो एक बिंदु रहता है कि यहाँ से बिंदु, ये हमारी मेड़ है इस बिंदु से, ठीक है। तो गांव में ऐसा चलता है, तो यहाँ पर ये बिंदु दर्शाता है बच्चा, ठीक है। अब सरल गति क्या होती है, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। अब क्या कह रहा है, कह रहा सरल भी है और रेखीय भी और गति भी है। सरल मतलब क्या है, समान। तो जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो वह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती वस्तु, जैसे कि कोई चीज़ मैं ऊपर से इधर से पटक दूँ, जमीन में आएगी कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल आएगी कि नहीं आएगी, आपने कहा बिल्कुल आएगी। तो सरल रेखीय गति, सीधी रेखा में गति। जैसे हम चल रहे हैं तो हम सड़क पर जाए तो हम सीधी रेखा में तो गति कर रहे हैं, तो इस सरल रेखीय गति होती है बच्चा, क्या होती है, सरल रेखीय
गति, वस्तु की गति सीधी पटरी पर चलती ट्रेन की गति। जैसे पटरी पर देखो ट्रेन दौड़ धक 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 छक 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 दौड़ चली जाती है ना, तो सररेखी गति में आती है। किसमें आती है? सररेखी गति एक सरलतम उदाहरण जिसमें गतिमान वस्तु प्रत्येक क्षण एक निश्चित स्थिति प्राप्त करती है। वो प्रत्येक क्षण एक नई नई स्थिति क्या करती है? प्राप्त करती है। सररेखी गति की अवधारणा को समझने से पूर्व हमें दूरी एवं विस्थापन पदों को जानना चाहिए। क्या करना है? जानना चाहिए। तो दूरी विस्थापन जानने से पहले अपन बात करेंगे सदिश राशियों की और अदिश राशियों की बात और करेंगे आज कि सदिश राशियां आप स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले सकते हैं। अच्छा, तो अपन अब बात कर ले सदिश और अदिश राशि की। सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो आप देखते हैं सदिश राशियां। आपके पास देखो डेफिनेशन वगैरह सबके पास होगी बच्चा, ठीक है, डेफिनेशन सबके पास लिखी होंगी, सबकी बुक्स में होंगी। सब अपनी बुक्स खोल कर बैठे। मैं तो इधर आपके लिए इस पर विज्ञान पढ़ाने का मतलब मेरा यह है कि आपके जो भी डाउट रहते हैं, जो चीज़ें आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो मैं उनको समझाने के लिए आऊँ। आप अपनी बुक को, जब भी मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपनी बुक को खोलें और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करें। जो भी आपको दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करें, हम उसको और अच्छे समझाने का प्रयास आपको जरूर करेंगे, मेरा वादा है, ठीक है। तो बात आती है अदिश राशि की। अदिश राशि और ये होती है सदिश राशि। सदिश राशि। अब इनमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है कि वे भौतिक राशियां जिनके परिणाम की आवश्यकता है दिशा की। इसमें क्या होता है? परिणाम की आवश्यकता। परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। और इसमें क्या होता है बच्चा? सदिश राशि में परिणाम व दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। देखो इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जाती है कि अदिश राशियां सदिश राशियां क्या होती हैं, तो हमको बताना है वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, मेरे साथ बोलिए आपको याद हो जाए, वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है। परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित मतलब दिखाने के लिए, तो वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। देखो आप कुछ नहीं करना, ये कहना सिर्फ वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। और वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिणाम व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? इसे स्केलर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा इंग्लिश में? स्केलर। इसे स्केलर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वेक्टर। इसे क्या कहते हैं? सदिश राशि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सदिश राशि इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। उसे इस और राशि को क्या कहते हैं? क्वांटिटीज। राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? क्वांटिटीज कहते हैं। इसे स्केलर क्वांटिटीज, इसे वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब देखो उदाहरण इसके क्या है, एग्जाम्पल जो हम मान लेते, एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। दूरी, चाल, कार ऊर्जा, घनत्व आदि। तो ये नहीं अदिश राशि उदाहरण है। अब सदिश राशि उदाहरण क्या हो गया आपसे? तो सदिश राशि के उदाहरण आपके हो सकते, क्या हो सकता है? दाब भी होता है इसमें। क्या होता है? अच्छा, दाब। तो सदिश राशि उदाहरण क्या हो गए? वेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग और आवेग। तो ये आपके क्या होगा? सदिश राशियों के उदाहरण होगा, ठीक है। ठीक बच्चा, तो आपने आज सीख ली सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, गति क्या होती है, ब्रह्मावस्था क्या होती, गतिमान अवस्था क्या होती, सरलरेखी गति क्या होती है। अपन ने आज 5 टॉपिक को टच किया है। ऐसे ब्रह्मावस्था क्या होती है, गतिमान अवस्था क्या होती है, सरलरेखी गति क्या होती है, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर आपको अच्छी समझ में आती हैं तो आप हमें कमेंट करो, और कोई दिक्कत होती तो भी कमेंट करो कि भैया हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, आप और अच्छे समझाओ। तो अगली जो क्लास लूँगा मैं उसमें और अच्छे समझाने का आपको प्रयास करूँगा। ठीक है भाइयों, आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।